चलो भैया, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा क्या चल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स में कल हमने हीट कैपेसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, आई बात समझ में। और हीट कैपेसिटी के ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, बेसिकली मैंने आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर समझाई थी। सबसे पहले आपको वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं, या तो माइनस पी डेल्टा वी होगा या माइनस का 2.303 एनआरटी लॉग V2/V1 या P1/P2 होगा। समझ में आ रही बात। और ये लॉग वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपका वर्क डन कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। और अगर वर्क डन इरिवर्सिबल है तब कैसा लगाएंगे, माइनस का पी डेल्टा वी लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ें आपको रिकॉल याद रखनी पड़ेंगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 0, तो डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। ये भी आपने क्या रखनी है भाई, याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो आपका मतलब वर्क डन आता है निकल के एट, उसका वर्क डन इज इक्वल टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस दौरान जो हीट कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस टाइम पर जो वर्क डन आएगा निकल के वो एनसीवी डेल्टा टी के बराबर आता है। ये भी ऑलरेडी इसके ऊपर भी हम क्या कर चुके थे भाई, न्यूमेरिकल्स देख चुके थे, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है भैया आर की यूनिट का। आर क्या होता है आपका, गैस कांस्टेंट। अगर यूनिट कैलोरी के अंदर दी गई है तो आर की वैल्यू क्या मानेंगे हम, 2 मानेंगे। और अगर आपको यूनिट किसके अंदर दी गई है, जूल के अंदर दी गई है, तब आप आर को क्या मानेंगे बेटा, 8.314 की वैल्यू हम आर की यहाँ पर रखते हैं। तो हर जगह पर आर की वैल्यू क्या है, बेसिकली अलग अलग होता है। टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पर क्या रखते हैं भाई, केल्विन में रखते हैं। तो उसी से मिलता जुलता कुछ आज एक और नई कहानी है जिसका नाम है एनोट्रोपी। क्या नाम है भैया, एनोट्रोपी। देखो एनोट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, ठीक है। एनोट्रोपी का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी सिस्टम की अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस हो, सॉलिड हो, कोई भी सिस्टम आपका मौजूद है, समझ में आ रही बात, उस सिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा रैंडमनेस है उसका मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं भैया, एनोट्रोपी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कि किसी भी सिस्टम का जो डिसऑर्डरनेस होगा उसको क्या कहा जाएगा, एनोट्रोपी कहा जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कोई भी सिस्टम हो वो हमेशा कैसा रहना चाहता है, वो हमेशा डिसऑर्डर के अंदर रहना प्रीफर करेगा। फॉर एग्जांपल आप हो भैया, अगर मैं आप पर रेगुलेशंस लगा दूं कि आप सीधा बैठोगे, आप ऐसे नहीं रखोगे, आप ऐसे करोगे, आपको ऐसे गर्दन नहीं घुमानी है, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो आप क्या बंधे हुए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, उसे क्या चाहिए, आजादी चाहिए। रैंडमनेस की जगह हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं भैया, फ्रीडमनेस वर्ड भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप कोई भी सिस्टम है वो क्या चाहता है, वो आजादी चाहता है, समझ में आ रही बात आपको। और वो ये चाहता है कि मैं इधर से उधर खूब भटकूं, खूब फिरूं, खूब इधर उधर जाऊं, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसी को कितनी आजादी किसी सिस्टम के अंदर होती है, वो उस सिस्टम की क्या कहलाई जाएगी भाई, एनोट्रोपी कहलाई जाएगी। तो एनोट्रोपी समझ में आ गया, मतलब क्या है, एनोट्रोपी का मतलब क्या है कि क्या मेजर किया जा रहा है, फ्रीडमनेस, उसकी आजादी को मेजर किया जा रहा है। एग्जांपल देखिएगा कि मान लो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा ना कि घर के अंदर 2 भाई है, ठीक है, बेसिकली घर के अंदर कितने भाई है, 2 भाई है, और एक का कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, एक भाई का बच्चा क्या है, छोटा है। तो पापा अगर थोड़े से सख्त है और चाचा नरम है, तो बच्चा पापा के ओवर किसे चूज करता है भाई, चाचा की तरफ को, यानी दूसरे वाले भाई की तरफ। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्यों, क्योंकि वहां पर उसे आज़ादी महसूस होगी। जहां आपको आज़ादी महसूस होगी वही आपके लिए सिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। तो यही कहानी किसकी भैया, एनोट्रोपी की है, कि आपकी आज़ादी कितनी है उसका मेजरमेंट हम क्या होगा भैया, उसका मेजरमेंट होगा हमारा एनोट्रोपी होगा। दूसरी चीज क्या है कि एनोट्रोपी कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा इनिशियल और फाइनल के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और जब भी आपका इनिशियल और फाइनल आ रहा है तो वहां पर मेजरमेंट होता है चेंज, यानी कि इसका जो आप मेजरमेंट करोगे ना बेटा, वो कैसे करोगे, वो करोगे डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस है प्रोडक्ट माइनस किसकी, इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनोट्रोपी। समझ में आ रही बात। या फिर आप बोल सकते हैं कि आप इनिशियल माइनस, वो फाइनल माइनस इनिशियल करके, अबे मालूम है ना डेल्टा निकाला। तो डेल्टा हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर क्या करता है भाई, डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, यहां पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, सुभान, अब्दुल सुभान, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो, शाबाश। कौन सी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैद? सर टेम्परेचर। मैंने पूछा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अच्छी बात है। हाँ भाई वसी, जकी वसी, हाँ बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बाहर वाली, और घर वाली वो इंटेंसिव है। वेरी गुड, EX4 एक्सटेंसिव एग्जिट। हाँ भाई वसी, जकी, सर जो मैटर के ऊपर डिपेंड, अरे भाई है वो प्रॉपर्टी जो मैटर के ऊपर डिपेंड करती है,
याद करो, मैंने बताया था इंटेंसिव में IN4 इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई? ये मैटर की क्वांटिटी के ऊपर, यानी मैटर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। समझो बात को, रटना नहीं है, समझो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्वांटिटी पर। और अगर क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, क्या मैं कह सकता हूं कि एनोट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? अबे केमिस्ट्री में क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से तो निकालोगे, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी भाई? एनोट्रोपी। एग्जांपल देखिएगा, N2 + 3H2 gives us 2NH3। रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं भैया? 4। एक किसका है? नाइट्रोजन का। 3 किसके हैं? इसके। तो टोटल कितने मोल है भाई? 4। इधर प्रोडक्ट पे कितने रह गए? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स घटे, क्वांटिटी घटी। क्वांटिटी घटेगी तो ये प्रॉपर्टी घटेगी कि बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। नतीजा एनोट्रोपी क्या हो गई? घट गई। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैंने बोला PCl5 एक ही तो मोल है, एक से कितने बने? एक और एक 2। ठीक है, कितने मोल बन गए भैया? यहाँ पर 2 बन गए। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करी, तो यहाँ पर एनोट्रोपी क्या होगी भाई? हमारी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अरे क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल ज्यादा आजाद कब होगा? ऑप्शन नंबर ए, जब वो सॉलिड की फॉर्म में होगा। ऑप्शन नंबर बी, जब वो गैसियस फॉर्म में होगा। बताओ, कॉमन सेंस की बात है भाई। गैस के पार्टिकल आर फ्री टू मूव। आ रही बात समझ में? वो इधर से उधर, उधर से इधर, यानी समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कोई भी पार्टिकल है वो किस फॉर्म में ज्यादा मतलब एनोट्रोपी मैक्सिमम कब दिखाएगा? गैसियस में। और मिनिमम कब दिखाएगा? आपके सॉलिड फॉर्म में दिखाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि एनोट्रोपी जो होता है वो आपके एनोट्रोपी डिसऑर्डरनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और डिसऑर्डरनेस गैसियस पार्टिकल में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में क्या होगा भाई? सबसे कम होगा। इसीलिए इनकी एनोट्रोपी भी गैसियस में क्या होगी? सबसे ज्यादा हमको दिखाई पड़ेगी। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अब एनोट्रोपी का आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना। एनोट्रोपी का कौन सा फॉर्मूला याद रखना भाई? एक ही फॉर्मूला याद रखना, और वो क्या है? वो है डेल्टा S = Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T। आ रही बात समझ में? कुछ कुछ याद आया फॉर्मूला? देखो, हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा ही था। क्या था? हीट कैपेसिटी C = ΔQ, अब वो Q/ΔT था, नहीं था? सारे फॉर्मूले लगभग सेम से ही हैं। इसका क्या बन गया? क्यू रिवर्सिबल। अब ध्यान लगाओ, अगर यहां पर क्यू रिवर्सिबल है तो वर्क डन भी तो रिवर्सिबल वाला ही काउंट करेंगे, नहीं करेंगे? तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला बिना कहे कौन सा लगाना? 2.303 वाला लगाऊं कि माइनस का P∆V वाला लगाऊं? जल्दी बोलो, शाबाश। 2.303 वाला। क्यों सर? वही तो रिवर्सिबल का वर्क है। आ रही बात समझ में? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भैया, आपको ये याद रखना है। इसी से ही हमारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे फॉर्मूले डेराइव हो जाएंगे। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट बता देता हूं, लेकिन आपको छोटी सी हिंट दे देता हूं। अच्छा सिंपल सा फंडा बताइएगा, बहुत सिंपल सा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा E = Q + W। हाँ है ना? आ रही बात समझ? अगर मैं कहूं एट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? डेल्टा T की वैल्यू 0, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हाँ या ना? तो क्या Q बराबर माइनस के W के होगी कि नहीं होगी? अच्छा Q कौन सी है? यहां पर रिवर्सिबल है, तो W भी कौन सा होगा? रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा? ध्यान सुनिएगा। तो Q की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? -W। और -W की वैल्यू क्या होगी? माइनस तो एज इट इज है, और W की वैल्यू क्या आती है? माइनस का 2.303 nRT log V2/V1 होगा कि नहीं होगा? अरे सर एक फॉर्मूला P वाला भी है, तो लिख ले भैया। माइनस का क्या है? माइनस का 2.303 nRT log P1/P2 होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई जल्दी करके। अरे होगा नहीं होगा? इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी पूरी फ्रैक्शन किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। ये फॉर्मूला चाहे मैं Q की जगह पर ये रखूं, चाहे फॉर्मूला ये रखूं, ऊपर भी T है नीचे भी T है, तो T सेट क्या हो जाएगा? T खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बचेगा भाई? डेल्टा S का। क्या डेल्टा S का फॉर्मूला? सिर्फ यही नहीं बचेगा क्या कि 2.303 nRT मत लगा देना। सबसे बड़ी गलती नीट वालों, ध्यान से सुन लो, यही मार खाओगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती कि हमें याद है एनआरटी इतना ज्यादा याद हो जाता है कि हम यहां पर देखते भी नहीं है कि भैया यहां पर एनआरटी है क्या है। समझ में आ रही बात? यहां पर टेम्परेचर नहीं है भाई, क्योंकि ऊपर वाले टेम्परेचर ने नीचे वाले को क्या कर दिया? काट दिया। क्या बना? NR log V2/V1, या फिर फॉर्मूला क्या बनता है? 2.303 NR log P1/P2। ये दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं भाई? डेल्टा S के फॉर्मूले। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है। अरे आ रही बात समझ में?
अरे बोलो, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये क्यू क्या है सर? क्यू तो हीट होता है ना, ये कौन सी हीट होगी? ये हीट बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन में एंट्रोपी में। भाई अलग अलग फेज है ना, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, ऐसे तो कन्वर्जन होता है। तो अगर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा तो ये क्यू क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हो जाएगा भैया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा तो वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रही बात? और अगर वो केवल और केवल क्यू की वैल्यू पूछे तो तुम्हारे पास क्यू की वैल्यू निकालने का भी तरीका है। अरे है कि नहीं है? समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर आप यहां से Q की वैल्यू भी निकाल लो एट आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रखिएगा Q की वैल्यू एट आइसोथर्मल, मैं लिख देता हूं कि एट आइसोथर्मल की कंडीशन की बात हो रही है, ज्यादातर आपके आइसोथर्मल के ही होंगे, ठीक है। एट आइसोथर्मल पे क्या हो जाएगा? 2.303, यहां पर एनआरटी आएगा। समझ में आ रही बात? यहां पर क्या आएगा? एनआरटी। सर यहां क्यों नहीं आया? क्योंकि ऊपर अगर मैं एनआरटी रखूंगा ना तो टी भी ऊपर है और नीचे भी टी है, टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आ जाएगा। एनआरटी लॉग V2 बाई V1, इसका क्या हो जाएगा भाई? हमारा फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। नहीं आ रही समझ में बात? अरे इजी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो आपको पता है जब मैंने डे 1 पे क्लास ली थी, मैंने कहा था कि सर हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? तो हमें एक फिक्स टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां पर टेम्परेचर क्या है? बेसिकली कांस्टेंट है। तो बेसिकली क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि जब भी आप फेज एक्सचेंज करोगे, क्या करोगे? जो आपका फेज एक्सचेंज करोगे ना, यूजुअली कौन से वाले फेज एक्सचेंज? जैसे कि आप उसे पिघला रहे हो या आप उसकी वेपर बना रहे हो, बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूं। या आप क्या कर रहे हो? उसे पिघला रहे हो, सॉलिड से लिक्विड कर रहे हो, लिक्विड से गैस कर रहे हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस कर रहे हो, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा कि नहीं होगा बेसिकली? और ये सारे के सारे यूजुअली क्या होते हैं? ये कांस्टेंट प्रेशर पर भी होते हैं। कहां होंगे? फेज एक्सचेंज के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारा क्या हुआ? जैसे कि हुआ हमारा फ्यूजन हुआ, जैसे कि हमारा क्या हुआ? वेपोराइजेशन हुआ। समझ में आ रही बात? जैसे कि हमारा क्या हुआ भाई? जैसे कि हमारा सब्लिमेशन हुआ। इन तीनों प्रोसेस का ध्यान रखिएगा। फ्यूजन में क्या है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वेपोराइजेशन में क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सब्लिमेशन में क्या है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। भैया समझ में आ रही बात? ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस कहां होते हैं भैया? यूजुअली अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है तो याद करो कि एट कांस्टेंट प्रेशर क्या मैं Q को डेल्टा H के बराबर नहीं लिखता क्या? अरे बोलो भाई, पहले से लिखते बारे हरी बस हमें एट कांस्टेंट प्रेशर Q बराबर डेल्टा H, एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q बराबर डेल्टा E। अबे भूले तो नहीं ना? तो अगर Q बराबर डेल्टा H है तो मैं क्या यहां पर अपने अलग अलग फॉर्मूले डेराइव नहीं कर सकता क्या? तो मैं अगर बता सकता हूं कि एनोट्रोपी ऑफ फ्यूजन, किसकी एनोट्रोपी की बात कर रहा हूं मैं? एनोट्रोपी ऑफ फ्यूजन। वैसे एनोट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, फ्यूजन मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, तो Q की जगह पर क्या लिखूंगा? डेल्टा H, किसका H है भाई? फ्यूजन अपॉन में क्या आएगा भाई? टेम्परेचर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अरे बोलो भाई। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि एनोट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, क्या बोलूंगा भाई मैं? एनोट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन वाला प्रोसेस भी कहां पर होता है बच्चे? ये भी आपके कांस्टेंट प्रेशर पर ही होता है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिखूंगा? डेल्टा H, और वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई क्या लिखा भाई मैंने यहां पर? T लिखा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अगर मैं वेपोराइजेशन की जगह यहां पर क्या लिख सकता हूं? एनोट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन लिखता हूं ना भाई। तो सब्लिमेशन भी कौन से प्रोसेस पर होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर ही हमको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर भी डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T तो रहेगा, लेकिन ये कौन सी हो जाएगी? ये आपके सब्लिमेशन वाली निकल करके आ जाएगी। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है भाई? अरे आ रही नहीं आ रही समझ में? ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एनोट्रोपी हो गया, जिसको हमने यहां पर क्या कर लिया? देख लिया। अगर मैं इसकी यूनिट की बात क्या करता हूं भैया, तो यूनिट क्या है कि जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्या है इसका? ये आपके यूनिट होगी किसकी भाई? एनोट्रोपी की यूनिट यहां पर याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा डेल्टा S की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जो भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है भैया? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। उसके लिए डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी भाई? उसके लिए डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी आपके? 0 होगी। और जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है भैया?
इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है और उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या नहीं होगी, वो जीरो नहीं होगी। ये आपको क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है सबसे पहली बात, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल, तो उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, अगर आपके ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या है, आपके पॉजिटिव, तो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस होगा आपका स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्स इरिवर्सिबल। जितने भी नेचर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। पहले बता चुका हूं स्पॉन्टेनिटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान। भाई पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है झरने का, ऐसा तो नहीं कि नीचे से झरने में वापस ऊपर चला जाता है। तो सारे के सारे प्रोसेस नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वे सब के सब कैसे हैं भाई, वे सब के सब यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं और इरिवर्सिबल होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि डेल्टा एस इज ग्रेटर लेस देन जीरो, यानी कि कैसा आ गया है, नेगेटिव है, तो प्रोसेस कैसा है भाई, प्रोसेस हो गया हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। और बेटा अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो है तो प्रोसेस कैसा है आपका, रिवर्सिबल है, याद रखिएगा। अरे भाई ठीक है, क्लियर है। तो ये वर्ड आपको क्वेश्चन हेल्प करने में करेंगे। 4 लाइन का क्वेश्चन लिख रखा लेकिन करा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, एकदम क्या लगाओ, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो लगा दो। समझ में आ रही बात, आए ना, जैसे फ्लोट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से है। तो भैया यहां पर हमारी एनोट्रोपी क्या होती है, समाप्त होती है। 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे। अरे ठीक है, चलिए देखो मेरे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दी एनोट्रोपी चेंज। ध्यान सुनिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इनका वैल्यू लिख रहा हूं। कैलकुलेट दी एनोट्रोपी चेंज, क्या निकालना है, डेल्टा एस निकालना है फॉर फ्यूजन। क्या निकालना है भाई, फॉर फ्यूजन। तो यहां पर डेल्टा एस कौन सा निकालूंगा मैं, डेल्टा एस निकालूंगा फ्यूजन वाला निकालूंगा, ठीक है। ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस, किस क्या है भैया मेरे पास में, 1 ग्राम ऑफ आइस गिवन है। अरे है क्या, इसके अलावा क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ आइस गिवन है। अरे ठीक है, वेयर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि Q, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, यहां पर आएगा कि Q ऑफ जो आपका फ्यूजन निकल के आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम जो हमारी है ये वैल्यू निकल कर आती है। तब आपको यहां पर क्या करना है, तब आपको यहां पर ये चीज कैलकुलेट करनी है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्लियर है। अब हिंट क्या दिया, हिंट दिया सर फ्यूजन। क्या दिया भैया, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है, अरे बॉस फ्यूजन का मतलब है कि सॉलिड क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, मतलब मेल्ट हो रहा है। अरे आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, क्लियर है भाई। अरे ठीक है, ठीक है भाई। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर लिक्विड में। अच्छा ध्यान सुनिएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात है। 1 ग्राम हमारे पास क्या है, आइस है। 1 मोल क्या है मेरे पास में, आइस है। ध्यान सुनिएगा, तो आइस कौन से टेम्परेचर पर बनेगी, आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनेगी, नहीं बनेगी। ध्यान सुनिएगा, आइस कौन से टेम्परेचर पर बनेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन में टेम्परेचर लेना है तो 273 केल्विन होगी कि नहीं होगी। बस कुछ नहीं करना सर, हम जानते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, 80 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 273। ये कितने का आ गया, ये आपके 1 ग्राम का आ गया। कितने का आ गया भैया, आपके ये वैल्यू आपके 1 ग्राम के लिए आ गई, ठीक है। लेकिन है कितना, आपका 1 ग्राम के लिए तो आ गया। अब 1 मोल ऑफ आइस है। अच्छा आइस का फॉर्मूला क्या है, अरे भाई आइस का फॉर्मूला तो वाटर है, हाँ है ना। और 1 मोल वाटर का जो वेट होगा वो कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा, नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि 1 मोल ऑफ आइस की जो वैल्यू निकल कर आएगी तो वो किसके बराबर होगी, 18 गुणा 80/273, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये है हमारा 4 1 ग्राम और ये क्या है 4 18 ग्राम, यानी कि हमारे 1 मोल की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये चीज भाई क्या रखनी है आपको, ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दिया है भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन टेम्परेचर कितना है आपका, 273 केल्विन। क्या है भैया, 273 केल्विन, ठीक है। द आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, जो आपका आइस है और वाटर है वो किस में है भैया, इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। फाइंड एंथैल्पी चेंज, क्या निकालना है आपको, डेल्टा एच की वैल्यू भाई आपको यहां पर क्या करनी है, निकालनी है। ओ सॉरी, एनोट्रोपी चेंज, एंथैल्पी नहीं एनोट्रोपी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या है आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, वेयर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। ये आपको डाटा गिवन है, कितना सिंपल सा आंसर है भैया, ठीक है। कुछ नहीं करना, एच ये डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 6, यहां ये किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट करोगे 1000 से गुणा, डिवाइडेड बाई कितना आ गया भाई 273। इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अरे भाई डायरेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनोट्रोपी चेंज, क्या निकालना है भैया, कैलकुलेट एनोट्रोपी चेंज आपको निकालना है फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। किसके लिए निकालना है भैया मेरे, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए मुझे यहां पर क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है वेयर लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, जहां पर Q ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर होगा, 536 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होगा। 1 ग्राम की वेपोराइजेशन में लगने वाली एनर्जी कितनी है भाई, 536, तो 1 मोल कितना है, 18, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 18 गुना 536। पकड़ो क्वेश्चन को। हाँ शुभम सर का, मेरे से बात करें, हाँ हाँ सुन ले। 536 कैलोरी क्या हो जाएगी, पर ग्राम होगी। समझ में आ रही बात, ध्यान से सुनो। सर 1 मोल वाटर का मतलब बॉस कितना हो गया, अरे 1 मोल वाटर का मतलब हो गया 18 ग्राम। कितना हो गया भाई, 18 ग्राम। समझ में आ रही नहीं आ रही, अगर 1 मोल वाटर का 18 ग्राम है और ये 1 ग्राम की 536 कैलोरी है, तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा, 536 गुना 18 होगा क्या नहीं होगा। हाँ ले क्या, 1 मिनट पॉज कर दिया। हाँ भाई कितनी देर की हो गई वैसे, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही समझ में कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा भाई। 1 मोल, ये 1 ग्राम की है ना, तो क्यू टोटल कितना हो गया तुम्हारा, 536। अब बस क्या करना, कुछ नहीं करना, सारे डेल्टा, बदतमीज, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी आएगा नहीं आएगा। अब क्यू कितना है, 536 गुना 18, और टेम्परेचर कितना है, अबे टेम्परेचर नहीं दिया कब बबुआ, ओ सॉरी, अबे गधो, समझो वेपोराइजेशन की बात हो रही, हिंट दिया, तो वेपोराइजेशन का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाई, मतलब 373 केल्विन। डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दे दिया, तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया भाई, 373। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। तो ये क्या है आपका, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है बॉस, याद रखनी है। ठीक है, एक सवाल और करा दे रहा हूँ, उसके बाद में छुट्टी आपकी, उसके बाद में हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल वाटर है, क्या है भैया, 1 मोल वाटर है, इसको हमने क्या किया, वेपोराइज किया। कौन से टेम्परेचर वेपोराइज हो गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोले तो 373 केल्विन। यानी कि क्या गिवन है आपको गिवन है ये टेम्परेचर। कॉमन सेंस की बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है। कैलकुलेट एनोट्रोपी चेंज, क्या निकालना है आपको, डेल्टा एस की वैल्यू। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोर, अब इसके जैसे ये तो समझ में आ रही बात, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, अगर क्यू की वैल्यू कितनी है भैया आपके 2.25 किलो जूल पर ग्राम है। अब 1 मोल का मतलब कितना हो गया भाई, 18 ग्राम। तो ये क्या है, 1 ग्राम की है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 गुना 2.25। यही छोड़ दूं क्या, या और भी कुछ करना बताओ, और भी किसी चीज से आगे कुछ करूं क्या, अबे करना है गधो, किलो जूल है, इनटू में क्या करना है 1000, ये मत भूलना, लंका लग जाएगी। अदरवाइज पहला ऑप्शन बिना 1000 के मिलेगा आपको, और आप खुश रुके वाह आंसर आ गया टिक टिक, जबकि फिर एग्जामिनर क्या करना, -1 टिक टिक। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई टी। क्यू कितना है, 18 गुना डुडुडुन अपॉन 373। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे कर लोगे है भाई। ये था तुम्हारा क्या, ये था तुम्हारा एनोट्रोपी। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत है। अब कल की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, कल की क्लास में हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, गिब्स एनर्जी के बारे में, क्योंकि एनोट्रोपी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी के बारे में कल की क्लास में हम यहाँ पर समझेंगे। समझ में आ रही बात, और धीरे धीरे करके ये इसी वीक में हमारा चैप्टर बड़े आराम से, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रोज पढ़ेंगे, और बड़े आराम से चैप्टर हमारा बड़ा थोड़ा थोड़ा तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी भाई, इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।